हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। हमने यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपगेशन को बहुत डिटेल में अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। अगर एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव एग्जिस्ट करती है जिसमें एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, प्रोपगेट कर रही है, तो उस यूनिफॉर्म प्लेन वेव से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिफॉर्म प्लेन वेव दे सकते हैं। तो उसी में किसी यूनिफॉर्म प्लेन वेव के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि ई डॉट अगर आपकी यूनिफॉर्म प्लेन वेव अगर आपकी z डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, अगर प्लस z डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EX या EY विथ प्लस माइनस साइन एग्जिस्ट कर सकता है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो HY और HX विथ प्लस माइनस साइन एग्जिस्ट कर सकता है। E क्रॉस H शुड बी प्लस Z, ये हम पढ़ चुके हैं कि E क्रॉस H जो है वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताता है। वेव प्रोपोगेशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी किस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, जो भी ई फील्ड की डायरेक्शन है उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट प्लस z डायरेक्शन में होगा। ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर को बताएं तो पॉइंटिंग वेक्टर इज बेसिकली E क्रॉस H, ओके, एंड इट हैज़ द यूनिट ऑफ वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको पावर डेंसिटी, आप उसे इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी की फॉर्म में नोटेशन दे सकते हैं और ये बताता है कि किस तरीके से आपकी पावर वेव के साथ ट्रांसमिट हो रही है और जहाँ पे भी आप इसे रिसीव कर रहे हैं या आप एनर्जी पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपको एनर्जी पर यूनिट एरिया मिल जाएगा। रिसीवर का जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे मल्टीप्लाई करके आप टोटल रिसीव्ड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। E क्रॉस H गिव्स यू पावर पर मीटर स्क्वायर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ओके। यहाँ पे E क्रॉस H से E क्रॉस H is defined as the pointing vector as it is also pointing, ओके। ये पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है। सो बाय डिफॉल्ट इट इज ऑल्सो सिमिलर फॉर पॉइंटिंग वेक्टर, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिशन, ओके। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। किसी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली डिराइव करना, उसे मैथमेटिकली कंक्लूड कर लेना, एज वेल एज उसे विजुअलाइज कर लेना आपके उस सब्जेक्ट के बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ को रिफ्लेक्ट करता है। आपको याद रहना चाहिए कि E क्रॉस H जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर कहलाएगा, लेकिन इसकी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक। और उसके बाद उसे रिसीवर के आप एरिया से मल्टीप्लाई करके टोटल रिसीव्ड पावर एट अ पर्टिकुलर प्लेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी वेव प्रोपोगेट हो रही है तो वो फ्री स्पेस में डिस्टेंस के साथ मूव करती जा रही है और उसका एम्पलीट्यूड और उसकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो अगर आप किसी यूनिफॉर्म प्लेन वेव की पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप E क्रॉस H से उसकी पावर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर रिसीवर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग आप टोटल रिसीव्ड पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ एसोसिएटेड जो आपके रिसीविंग एंटीना है उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या डायमेंशंस हैं, वो रिसीव्ड पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्निंग फैक्टर है। बिकॉज यू आर रिसीविंग E क्रॉस H वॉट पर मीटर स्क्वायर, जितनी डायमेंशन का जिस डायमेंशन का आप रिसीविंग एंटीना बना लेंगे उतनी ही पावर आप इनटेक कर लेंगे और उसको आप अपने जो आपका जो रिसीवर सेक्शन है उसमें आप डिकोड कर सकते हैं और आप अपना जो सिग्नल है उसे रिसीव कर सकते हैं। E क्रॉस H इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस
विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉइंटिंग वेक्टर क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर को समझने के लिए आप पॉइंटिंग थ्योरम को रेफर कर सकते हैं। मैंने आपके रेफरेंस के लिए पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन मेंशन कर दिया है। ये इनिशियलाइज होगा आपकी टाइम वेरिएबल मैक्सवेल इक्वेशन से, दैट सेज डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। बी को मैंने लिखा म्यू डी एच बाई डी टी। ठीक है, दूसरा अगर आपका टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके साथ एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी, डेल क्रॉस एच इज सिग्मा ई प्लस डेल डी बाई डी टी, दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डी टी। अगर इस इक्वेशन को हम डॉटिंग करते हैं या डॉट करते हैं ई के साथ, तो हमने इसे लिखा ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू सिग्मा ई डॉट ई, तो मैंने उसे ई स्क्वायर लिख दिया है, प्लस ई डॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डी टी। ओके, और जब आप इसको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी ट्रीटेड एज एप्सिलॉन बाई 2 डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर। आप इसको ऐसे, इसको समझने के लिए आप इसे रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि डेल एच स्क्वायर बाय डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी इज 2h डॉट डी एच बाय डी टी। अगर आपको एच स्क्वायर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं 2h डॉट डी एच बाई डी टी। वट डज इट मीन, h डॉट डी एच बाई डी टी विल बी हाफ ऑफ डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी। तो मैंने जब e डॉट डी ई बाई डी टी किया, e डॉट डी बाई डी टी, h डॉट डी एच बाई डी टी इज हाफ ऑफ डेल एच स्क्वायर बाई डी टी। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया है e डॉट डी ई बाई डी टी इज डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसे इस तरह से रिप्लेस करते हैं, फिर आप वेक्टर आइडेंटिटी आप अगर अप्लाई करते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट सेज डेल डॉट ए क्रॉस बी इज बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। इसे अगर आप लगा के इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच डॉट डेल क्रॉस ई प्लस डेल डॉट एच क्रॉस ई। यहाँ पे आप अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो, है ना, और ये आपने एज इट इज रखा। अब आप डेल क्रॉस ई को लाइए यहाँ से, डेल क्रॉस ई क्या है, म्यू माइनस म्यू डेल एच बाय डेल टी। अगर मैं इसे रखूँ तो ये हो गया एच डॉट माइनस म्यू डेल एच बाय डेल टी। ये क्या हो गया, माइनस म्यू एच डॉट डेल एच बाय डेल टी। हमने क्या बोला, डेल एच डॉट डेल एच बाय डेल टी क्या होता है, डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी। ठीक है, आप एक टाइम वेरिएबल या एक साइनसोइडल एच फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिख के आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी विल बी इक्वल्स टू 2h डॉट डेल एच बाय डेल टी। ओके, तो यहाँ पे आपने इसे लिखा h डॉट डेल एच बाय डेल टी। h डॉट डेल एच बाय डेल टी को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी। हम इनको एक यूनिफॉर्म पैटर्न में लाने के लिए ये जो है फॉर्मूला जो फॉर्म है उसको रिवर्स कर रहे हैं ताकि हमारी एक यूनिफॉर्म इक्वेशन बने और हम उसे कंक्लूड कर सकें पॉइंटिंग थ्योरम की फॉर्म में, इसलिए हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू बाई 2 डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी, ये टर्म इससे रिप्लेस हो गई, माइनस अगर आप h क्रॉस e को e क्रॉस h की फॉर्म में लिखें तो दिस विल बी माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आ गया, माइनस डेल डॉट e क्रॉस h इक्वल्स टू सिग्मा ई स्क्वायर, ये आपका एज इट इज मूव ऑन हो रहा है, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी। अब एक टर्म ये है म्यू बाई 2 डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी, एक है ई बाई 2 डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी, एक है आपका सिग्मा ई स्क्वायर और ये है आपका ई क्रॉस एच। तो हमने अगर इनका साइड मूव किया तो ये हो गया डेल डॉट ई क्रॉस एच इज नथिंग बट माइनस म्यू बाई 2 डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी प्लस एप्सिलॉन बाई 2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी माइनस सिग्मा ई स्क्वायर। ओके, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन परफॉर्म करने पे ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी। वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी विल बी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ म्यू बाई 2 डेल एच स्क्वायर बाई डी टी प्लस एप्सिलॉन बाई 2 डेल ई स्क्वायर बाई डी टी डी वी माइनस सिग्मा ई स्क्वायर डी वी।
ओके, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पे अगर आप डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं तो डाइवर्जेंस थ्योरम में हमने लिखा था ना डेल डॉट डी डी वी, इसके अक्रॉस आपने जब इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया था तो आपने इसे लिखा था डी डॉट डी एस, ये टोटल चार्ज एनक्लोज, इसे आप इस तरह से भी लिख सक रहे थे। तो यहाँ पे आप अगर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस एच डी एस, डी वी को आपने डी एस से रिप्लेस कर दिया, ई क्रॉस एच डी एस इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अगर आप इन टर्म्स को स्टडी करें तो यू विल फाइंड आउट कि ये जो एक्सप्रेशन है व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट्स, इट रिफ्लेक्ट्स द माइनस साइन है, रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन ई एंड एच फील्ड, एच फील्ड और ई फील्ड में, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड म्यू बाई टू ई स्क्वायर, ये हमने एप्सिलॉन बाई टू, हाफ एप्सिलॉन, ये आपने पढ़े थे ना, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर और हाफ म्यू एच स्क्वायर, ये आपने एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंक्लूड किया था। तो यहाँ पे आपकी रेट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और ये है ओमिक लॉसेस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड आपका वेव प्रोपोगेशन के साथ हैपन हो रहा है। तो ये हो गया है दोनों फील्ड में एनर्जी डिक्रीज, ये हो गई है आपकी ओमिक पावर डिसिपेटेड व्हेन योर वेव इज ट्रांसमिटिंग, और ये अगर आप देखते हैं तो दिस इज टोटल पावर लीविंग द वॉल्यूम। आप जिस वॉल्यूम से आप ये सोच रहे हैं कि आपका सोर्स जो है वो अगर पावर एमिट कर रहा है तो उस एक क्लोज उस वेव प्रोपोगेशन के बीच में अगर आप एक क्लोज्ड वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे, एक आप सरफेस इमेजिन करके उसमें रिसीव्ड पावर, टोटल लिविंग पावर, तो ये है जो आपने सरफेस कंसिडर किया है, उस सरफेस से एसोसिएटेड टोटल वॉल्यूम से कितनी आपकी पावर लीव ऑन कर रही है, और वही अगर सोर्स से जो पावर लीव कर रही है उसी हिसाब से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की पावर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर डिक्रीज हो रही है, ओमिक लॉसेज हो रहे हैं। तो अगर आप इस कंक्लूजन को, पॉइंटिंग थ्योरम को देखें तो ई क्रॉस एच डॉट डी एस, अगर ये टोटल पावर है तो ई क्रॉस एच क्या है, अगर आपको ई क्रॉस एच डॉट डी एस अगर आपको टोटल पावर दे रहा है तो ई क्रॉस एच क्या है, ई क्रॉस एच है आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, ये है आपका सरफेस, जो भी आप सरफेस कंसिडर करेंगे पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो इसे आप पॉइंटिंग वेक्टर बोलिए, पॉइंटिंग वेक्टर बोलिए, यू आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ई क्रॉस एच को हमने ये बोला था कि अगर जेड डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है तो ई जेड विल बी ज़ीरो, एच जेड विल बी ज़ीरो। ई एक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा, बिकॉज एक्स क्रॉस वाई विल बी जेड। ई क्रॉस ई एक्स अपॉन एच वाई विल बी नीटा, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम, एज वेल एज अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एच एक्स डायरेक्शन में होगा या माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। सो ई क्रॉस एच इज जेड, आप इसे माइनस नीटा करके भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर ये कंडीशंस आपकी है तो आप ई क्रॉस एच जब कैलकुलेट कर रहे हैं, व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग, ई क्रॉस एच विल बी ए एक्स ए वाई ए जेड, ई एक्स ई वाई ई जेड। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने वेव से एसोसिएटेड डिफरेंट टर्म्स पूछी थी। आज इस कंटिन्यूटी के लिए मैं उसे थोड़ा सा फास्ट मैनर में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एच एक्स एच वाई एच जेड, ओके, these both terms will be zero in a uniform plane wave, so you can replace them with zero। अगर आप इसे लिखेंगे तो this will be a z के साथ ही आएगा ई एक्स एच वाई माइनस एच एक्स ई वाई। इसे आप लिख सकते हैं, एच वाई को आप लिख सकते हैं ई एक्स बाई नीटा,
इसे आप लिखेंगे ए जेड ई एक्स स्क्वायर बाई नीटा, और यहाँ पे आप जब एच एक्स को लिखेंगे, एच एक्स आप लिखेंगे ई वाई बाय माइनस नीटा, तो ये आपका हो जाएगा ई वाई स्क्वायर बाय नीटा। दैट गिव्स यू 1 बाई नीटा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर ए जेड। ओके, यहाँ पे ये ए जेड जो मिला आपको ई क्रॉस एच करने से, ये हो गई है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और ई क्रॉस एच इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय नीटा ए जेड। ओके, इस ई क्रॉस एच को आप नॉर्मली लिखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी, जो एक इंस्टेंट पे आपको पावर डेंसिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। हर सेकंड पे आप वॉट पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। ओके, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी को कंसिडर करके पावर रिसीव्ड कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस ई क्रॉस एच को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। इस इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी की जगह हम पी एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम ई क्रॉस एच का एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे ओवर अ टाइम पीरियड टी। अगर हमारी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कंसिडर किए हैं, हमने साइनसोइडल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किए हैं, उनका एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के ओवर हम इसको इंटीग्रेशन करके इसे हम पी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं पी एवरेज कैलकुलेट करती हूँ, पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू। अगर हम पी एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हम ई क्रॉस एच को एक टाइम पीरियड के लिए हम इसे एवरेज इसकी वैल्यू निकालेंगे। ई हमने क्या लिखा था, ई हमने लिखा था ई एक्स ज़ीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, जेड डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग ई इज एग्जिस्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, एच विल बी एच एक्स ज़ीरो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई। ओके, इसे आप लिख सकते हैं ई एक्स ज़ीरो बाई नीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई। ओके, ई एक्स अपॉन एच वाई विल बी नीटा। इससे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ई क्रॉस एच अगर आप करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब आप इसे लिखेंगे तो ई क्रॉस एच क्या हो जाएगा, ई क्रॉस एच विल बी ई एक्स नॉट स्क्वायर बाय नीटा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड का कॉस ऑफ स्क्वायर। ये आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, और ए क्रॉस ए एक्स क्रॉस ए वाई, ए एक्स क्रॉस ए वाई विल बी ए जेड। तो ये आपका ई क्रॉस एच का एक्सप्रेशन आया, जो आपको इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी बता रहा है वॉट पर मीटर स्क्वायर में। अगर आप पी एवरेज अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप ई क्रॉस एच की एवरेज वैल्यू करेंगे कैलकुलेट ओवर द टाइम पीरियड 0 to t। अगर आप इसे टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई एक्स स्क्वायर बाय ई एक्स ज़ीरो स्क्वायर बाय नीटा कॉस स्क्वायर का टाइम एवरेज इज ऑलवेज हाफ। ओके, कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस थीटा, कुछ भी हो, चाहे कॉस ओमेगा टी का टाइम एवरेज निकालेंगे टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड का निकालेंगे, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड प्लस थीटा का निकालेंगे, किसी का भी अगर आप टाइम एवरेज निकालते हैं तो दैट इज ऑलवेज जीरो। अ कंप्लीट साइनसोइडल सिग्नल हैज अ एवरेज वैल्यू 0, कॉस थीटा प्लस 20 साइन थीटा माइनस 30। अगर आप सिंपल कॉस या साइन का टाइम एवरेज निकालते हैं तो दैट इज ऑलवेज 0, बट इन द केस ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस थीटा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 20, कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का टाइम एवरेज विल ऑलवेज बी हाफ। ठीक है,
कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस 2 ऑफ थीटा प्लस 1/2 इस तरह से करके जब निकालेंगे तो 1/2 का एवरेज 1/2 आ जाएगा। आप इसे मैथमेटिकली करिएगा, हम उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर का एवरेज विल बी हाफ, और ये आपका एक्सप्रेशन है EX0 स्क्वायर बाई नीटा हाफ, और ये आपका आ गया है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू जिससे कि आप एक एवरेज पावर रिसीव्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल रिसीव्ड पावर या किसी यूनिफॉर्म प्लेन वेव से एसोसिएटेड पावर जब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर को ना कंसिडर करके आप एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर कंसिडर करेंगे। एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में इस तरह से हो जाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एज अ समरी, पॉइंटिंग वेक्टर ये इस तरह से थोड़ा एक ट्विस्ट के साथ P को हम पॉइंटिंग वेक्टर बना देते हैं, कैपिटल P को हम टोटल पावर लिखेंगे। P एवरेज क्या हो जाएगा? P एवरेज विल बी EX0 स्क्वायर बाय 2 नीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में आपको यूनिफॉर्म प्लेन वेव दी हुई हो तो आप इसे लिखेंगे H Y0 स्क्वायर, ठीक है। E अगर x की फॉर्म में है तो H आपका y की डायरेक्शन में होगा, H Y0 स्क्वायर बाय 2 नीटा, ओके। यहाँ पे H के साथ भी कॉस स्क्वायर टर्म आएगी और कॉस स्क्वायर का टाइम एवरेज हाफ होगा। बस EX स्क्वायर बाय नीटा जो था वो HY स्क्वायर इंटू नीटा हो जाता है, ठीक है। तो आप जब इनको मल्टीपल टाइम्स खुद लिखेंगे तो आप कंफ्यूज होना आपका दूर हो जाएगा एंड यू विल अटेम्प्ट अ करेक्ट प्रॉब्लम, ओके। आप करेक्ट मैनर में से वॉट पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में दे सकते हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, आपको कहा जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी यूनिफॉर्म वेव के लिए वो है 2.5 cos ऑफ 10⁻⁶t प्लस 2ZAX, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि पॉइंटिंग वेक्टर होगा इन अ फ्री स्पेस, तो ये क्या है? ये है आपका ये EX0 स्क्वायर क्या है? आपके एक्सप्रेशन की पीक वैल्यू। ये हमने क्या लिखी है? यह है इसका एम्पलीट्यूड जो इस एक्सप्रेशन में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये EX0 क्या है? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिए गए एक्सप्रेशन का एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, या मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिए गए एक्सप्रेशन का पीक वैल्यू। तो आप यहाँ से इस वैल्यू को उठाएंगे, इसे EX0 लिखेंगे। अब अगर आपसे पॉइंटिंग वेक्टर पूछा जाता है तो वेरी सिंपल, P विल बी 2.5 का स्क्वायर बाय 2 नीटा। फ्री स्पेस के लिए नीटा क्या होता है? 120 पाई। इसे आप लिख सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने के बाद EMFT के न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम टाइम में अटेम्प्ट होते हैं। बस जब आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो हर टर्म का मीनिंग, जो भी नोटेशन लिखा गया उस नोटेशन में हर टर्म क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये क्या है EX0, तो ये सब आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो आप बिना किसी टाइम वेस्ट किए और बिना किसी कंफ्यूजन के प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लेंगे। H फील्ड का अगर दिया हुआ होता, इसकी जगह अगर ये H फील्ड होता तो आप इसे लिखते 2.5 का स्क्वायर बाय 2 और नीटा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता अगर H फील्ड दिया होता। तो आप इस तरह से निकालते। ये आ गया P एवरेज। अगर P एवरेज ये है तो पावर रिसीव्ड क्या होगी? पावर रिसीव्ड आपकी होगी P एवरेज इंटू सरफेस जिस पे कि आप अपना पावर रिसीव कर रहे हैं। ये होगा आपका नॉर्मल सरफेस जो भी, और विद द डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट सरफेस, ठीक है ना। P एवरेज जो भी आपका पॉइंटिंग वेक्टर है उसे आपको दिया जाएगा कि इस सरफेस पे अगर यूनिफॉर्म प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है तो पावर रिसीव्ड क्या होगी। तो आपको पहले तो उस सरफेस के हिसाब से आपको एक नॉर्मल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेना है और उस सरफेस एरिया से आप इस पॉइंटिंग वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे P डॉट। जब डॉट प्रोडक्ट आप इस सरफेस के साथ, नॉर्मल सरफेस के साथ जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप टोटल पावर रिसीव्ड वॉट में कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है
कि अगर ये अभी हमने माने कि हमारा जो फ्री स्पेस में हम कंसिडर कर रहे हैं, हम ऐसे मान रहे हैं कि हमारा मीडियम लॉसलेस है। अगर आपका मीडियम लॉसी डाइलेक्ट्रिक हो, अगर आपका मीडियम लॉसी डाइलेक्ट्रिक हो तो क्या होगा, लॉसी डाइलेक्ट्रिक होता है तो ई फील्ड और एच फील्ड हो सकता है कि इन फेज ना हो, और आपका जो नीटा है, ओके, अगर उस केस में आपका जो नीटा है वो हो सकता है कि एक फेज के साथ दोनों में थीटा एन फेज डिफरेंस आ जाता हो। मान लीजिए ओमेगा, ये ई के लिए एक्सप्रेशन होगा ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और एच के लिए हो जाएगा बीटा जेड प्लस 20 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, ए वाई। तो ये फेज डिफरेंस आ जाएगा जब आपका मीडियम एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। एज वेल एज इस ई के एक्सप्रेशन में, ई का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ई विल बी, क्या होगा, ई एक्स जीरो के साथ ऐसे एक्सप्रेशन हो जाएगा। लॉसी डाइलेक्ट्रिक को मैं यहीं पे रीराइट कर रही हूँ, आप अपने नोट्स में डिटेल में अलग से रीराइट कर सकते हैं। ई एक्स जीरो ई रेज टू पावर माइनस एल्फा जेड, इस तरह से होगा। और एच जब लिखा जाएगा तो एच इस तरह से हो जाएगा आपका, एच विल बी एच एक्स जीरो ई रेज टू पावर माइनस एल्फा जेड, और यहाँ पे एक फेज डिफरेंस भी आ गया है। फेज डिफरेंस आने के बावजूद भी मैंने आपको कहा कि कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, सबका टाइम एवरेज अगर आप निकालते हैं ओवर 0 to t 1/t करके, ओके, तो हमेशा ये टाइम एवरेज हाफ होता है। फेज डिफरेंस आने के बावजूद भी आपका जो टाइम एवरेज है वो हाफ आना है। तो ये थीटा एन आने से केवल आपको जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन में क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, उस एक्सप्रेशन में आपका जो पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज वैल्यू होगा वो कैसे हो जाएगा, पी एवरेज विल बी ई क्रॉस एच का एवरेज ओवर द टाइम पीरियड। और जब आपके एक्सप्रेशन इस तरह से है तो ई एक्स स्क्वायर आप इसी तरह से लिखेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एल्फा जेड, ई रेज टू पावर माइनस एल्फा जेड, तो ई रेज टू पावर माइनस 2 एल्फा जेड हो जाएगा। ई क्रॉस एच करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस 2 एल्फा जेड। ये तो टाइम के रेस्पेक्ट में आपका एक टाइम इन्वेरिएंट है, इसे आप एज इट इज साथ में लाके और इसको आप लिखेंगे, दैट विल बी ई एक्स नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2 एल्फा जेड। ये एक्सप्रेशन आ गया है बिकॉज ऑफ लॉसी डाइलेक्ट्रिक। वैसे का वैसा रहेगा 2 नीटा, बस आपके यहाँ पे ई और एच में थीटा एन डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। आपकी जो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस थी वो ई फील्ड और एच फील्ड में जब थीटा एन का डिफरेंस लाता है तो आपका एक और एक्सप्रेशन साथ में आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा एन। ये आपके बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आप ओमेगा टी माइनस बीटा जेड का स्क्वायर प्लस ये अगर एक्सप्रेशन और आ गया तो ये टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, और इसका आप एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज आपका कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ, और ये कॉस थीटा एन एक आपका ओमेगा टी या टी के रेस्पेक्ट में नहीं वेरी करेगा तो उसे कांस्टेंट की तरह आप मतलब ट्रीट करके एक मल्टीप्लायर फैक्टर की तरह से लेंगे। तो अगर आपका लॉसी डाइलेक्ट्रिक है तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक में आपका जो पी एवरेज है वो ये हो जाना है। दिस इज वन अनदर इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दैट इज एसोसिएटेड विद द पॉइंटिंग वेक्टर। आई होप पॉइंटिंग वेक्टर क्या है और पॉइंटिंग वेक्टर से जुड़े हुए डिफरेंट स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके हम ये विजुलाइज कर पाएंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या बनेगी और किस तरीके से दिए गए पैरामीटर्स को हमें इंटरप्रेट करके अपना सही आंसर कैलकुलेट करना है। ये हम अपने अपकमिंग वीडियो में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ इसे और अच्छे से डिस्कस करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।